Hello guys, welcome to NKL classes. My name is Naval Kishore Lodhi and today in this video we are going to discuss about the letter writing, right? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेटर को किस प्रकार से हम लिखें जो कि बेस्ट कंसीडर किया जाए या फिर उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक्स ना हो और एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा तरीका जिससे हम लेटर को एक पर्टिकुलर वे में लिखें जो कि अच्छा भी दिखे और साथ ही साथ करेक्ट भी हो। तो आज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक ऑलरेडी लेटर लिखा है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी किया है। तो इस पर्टिकुलर पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको ये जानने को मिलेगा कि एक लेटर में बेसिकली क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक लेटर में क्या चीज़ें कहाँ पर लिखी जानी चाहिए और कैसे लिखी जानी चाहिए ताकि उनमें कोई गलती ना रहे। इसके अलावा लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जब कोई भी एक स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में एक लेटर लिखता है तो वो किस किस प्रकार की गलतियां करता है, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स को वो रिपीट करता है जिससे कि हमारे मार्क्स कम आते हैं, या फिर हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जब एक लेटर को लिख रहे हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन है यू आर सुमित और सुनीता, मीन्स आप सुमित या फिर सुनीता हैं, रिसाइडिंग एट A5 बसंत विहार झांसी उत्तर प्रदेश। और आप कहाँ पर रह रहे हैं? A5 बसंत विहार झांसी, राइट, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है। आगे लिखा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन सोसाइटी मेंबर्स। तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखना है और आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस की डिमांड करनी है किन पर? सोसाइटी मेंबर्स पे। और ये क्यों करना है? क्योंकि सोसाइटी मेंबर्स वायलेटिंग गाइडलाइंस एंड रूल्स रिगार्डिंग कोविड-19। क्योंकि जो सोसाइटी मेंबर्स हैं, कहाँ के सोसाइटी मेंबर्स हैं? सोसाइटी मेंबर्स ऑफ बसंत विहार झांसी। तो ये जो बसंत विहार झांसी के सोसाइटी मेंबर्स हैं वो कोविड-19 के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस या फिर रूल्स बनाए गए हैं उन्हें वायलेट कर रहे हैं। और आगे इसी क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो इलेबरेट योर ओपिनियंस इन दिस रिगार्ड। और साथ ही साथ आप अपने विचारों को भी इलेबरेट कीजिएगा इस संदर्भ में। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो केवल और केवल ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि अपनी एकेडमिक्स स्टडी कर रहे हैं। मतलब अगर वो 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास में है तो भी वो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू लेटर राइटिंग को समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कोर्सेज में हैं, राइट, उनके लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत अधिक हेल्पफुल होने वाला है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया गया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो व्यक्ति का नाम आपका सेंडर होता है, राइट, वो मतलब सेंडर का नाम दिया गया होता है। और अगर इसी के साथ में एड्रेस भी दिया गया है इसका मतलब ये सेंडर का एड्रेस है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंडर का ही एड्रेस दिया गया हो सकता है कि कई बार रिसीवर का भी एड्रेस दे दिया जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें डिफाइन किया गया है कि आप सुमित या फिर आप सुनीता हैं और A5 बसंत विहार झांसी में रह रहे हैं, राइट। तो ये आपका एड्रेस हो गया। आगे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है राइट अ लेटर, राइट। तो ये जो लाइन है राइट अ लेटर ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको रिसीवर के बारे में पता लगता है कि आपको ये लेटर लिखना किसे है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये लेटर किसे लिखा जाना है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो यहाँ पर अब देखें यहाँ पर मैंने जो लेटर लिखा है उसमें बिगिनिंग को देखिए। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो हमने सेंडर का एड्रेस लिखा है, मतलब सेंडर एड्रेस का मतलब होता है जो व्यक्ति लेटर लिख करके भेज रहा है वो सेंडर कहलाएगा। और यहाँ पर सेंडर कौन है? सुमित या फिर सुनीता, जो कि A5 बसंत विहार झांसी में रह रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर एड्रेस लिखते समय कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं कि यहाँ पर अगर आप एड्रेस को देखें तो देखो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर सबसे पहले हमने हाउस नंबर लिखा है, उसके बाद में
कॉलोनी या फिर लोकेलिटी का नाम लिखा है और उसके बाद में आगे डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी का नाम लिखा है और उसके बाद में फिर स्टेट का नाम लिखा है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम ऐसा कर देते हैं कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपनी सिटी का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद में लोकेलिटी का नाम लिखते हैं और उसके बाद में स्टेट का नाम लिखते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये गलत है, राइट। ये सीक्वेंस हमें फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है करेक्ट सीक्वेंस होगा कि आप छोटी यूनिट से लेकर के बड़ी यूनिट को चेंज करें। तो सबसे पहले हम हाउस एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे जिस भी कॉलोनी में या फिर जिस भी लोकेलिटी में आप रह रहे हैं या फिर सेंटर रह रहा है, इसके बाद उस पर्टिकुलर सेंटर का जो सिटी है या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो लिखा जाएगा और उसके बाद में लास्ट में आप स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम लिखेंगे। या फिर हो सकता है कि अगर बहुत अधिक बड़ा शहर है जिसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, तो ये कुछ ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जिनके साथ भी आप एड्रेस एंड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास में स्पेस सफिशिएंट है तो यहाँ पर आप पिन कोड भी लिख सकते हैं। मैंने हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा है ताकि चीजें एक जैसे दिखें, राइट। अब उसके बाद में जो अगला पार्ट आपको लिखना होता है दैट इज डेट। तो यहाँ पर लेटर लिखते समय डेट एग्जैक्टली उसी दिन की लिखी जाती है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। मान लीजिए आज अगर 22 जुलाई 2021 है तो यहाँ पर हमने देखो 22 जुलाई 2021 ही लिखा है। आप एग्जैक्ट डेट में ही लेटर लिखें, जैसे जिस दिन आप पेपर में अपीयर हो रहे हैं, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, तो जो एग्जाम डेट है आप उसी एग्जाम डेट को यहाँ पर लिखिएगा। और एग्जाम के अलावा यहाँ पर डेट लिखते समय एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी आपको डेट इस फॉर्मेट में नहीं लिखनी है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ 22 और फिर हम ऐसे भी कई बार डेट लिख देते हैं, राइट, स्लैश लगा करके, या फिर अगर मैं कहूं तो हम इस प्रकार से भी डेट लिखते हैं, राइट, हाइफन लगा करके डेट लिखते हैं या फिर स्लैश लगा करके डेट लिखते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपके इनकरेक्ट माने जाते हैं। जरा ध्यान दीजिए मैं इन्हें इनकरेक्ट क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले समझें। यहाँ पर नॉर्मली अगर आप यहाँ इंडिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में हम फॉर्मेट यूज करते हैं डेट, मंथ, ईयर, राइट। अब अगर हम यही डेट के फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं इस अमेरिकन कंट्रीज की, तो अमेरिका वगैरह में जो डेट का फॉर्मेट यूज होता है दैट इज मंथ, डेट एंड ईयर। मतलब अमेरिका या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले मंथ लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद फिर डेट लिखी जाती है और उसके बाद में ईयर लिखा जाता है। अब देखें यहाँ पर जो सेकंड डेट मैंने लिखी है, अब अगर कोई भी एक पर्सन जो कि इंडिया में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डेट होगी 3 जुलाई 2021, राइट। और अगर यही डेट एग्जैक्टली कोई भी अगर एक पर्सन जो कि अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज में रहता है तो वो रीड करेगा 7 मार्च 2021। तो देखो आपने डेट एक ही लिखी है लेकिन डेट का फॉर्मेट अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। तो कभी भी जब आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए इस प्रकार की डेट का फॉर्मेट यूज ना करें, राइट। तो यहाँ पर इस प्रकार के ये दोनों ही फॉर्मेट इनकरेक्ट माने जाएंगे। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग मैं इन्हें इनकरेक्ट मानता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इनकी जगह आप दो फॉर्मेट जो मैं आपको बताता हूं आप वो फॉलो करें। एक तो फॉर्मेट ये है कि आप सबसे पहले डेट लिखें और डेट लिखने के बाद में मंथ की पूरी स्पेलिंग लिखें और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद पूरा ईयर लिखें। और दूसरा अगर आप इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मेट फॉलो करना चाहते हैं तो देखो इसी डेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मंथ के शुरुआत के 3 लेटर लिखें और उसके बाद में फिर डेट लिखें और कॉमा लगाने के बाद में फिर ईयर लिखें, राइट। तो ये सेकंड फॉर्मेट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और ये दोनों ही फॉर्मेट इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल होंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इन दोनों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट में डेट लिखते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो इससे पहले जो मैंने आपको डेट के फॉर्मेट बताए थे स्लैश लगा करके या फिर हाइफन का यूज करके जो डेट लिखी जाती है वो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो आप उस प्रकार से डेट ना लिखें। इसके बाद और आगे देखें
तो डेट लिखने के बाद में आपको लिखना होता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस मतलब ये लेटर लिखा जिसे जा रहा है, जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसका एड्रेस और उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो देखो ये चीज तो हमें क्वेश्चन में ही पता लग जाती है कि हमने ये लेटर लिखा किसे है या फिर किसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है राइट अ लेटर टू दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक डेजिग्नेशन हो गई। अब यहाँ पर हमने लिखा दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब अगर यहाँ पर आप डेजिग्नेशन लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का रिलीवेंस किसी ना किसी प्रकार के कोई इंस्टीट्यूशन से होगा। कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या फिर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो डेजिग्नेशन रिलेटेड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो वहां पर हमने यहाँ पर देखो, अब हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसी की कंप्लेन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी नेटिव या फिर अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा और उसके बाद में यहाँ पर स्टेट का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, जैसे देखो अभी हमने शुरुआत में 3 चीजें लिखी। अब इन तीनों में ही अगर मैं कहूँ तो आपको एक चीज ध्यान रखिएगा ताकि आपका लेटर एकदम क्लियर समझ में आए एग्जामिनर को। जैसे सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे तो सेंडर एड्रेस लिखते समय बीच में कोई भी गैप ना रखें। फिर उसके बाद जब आप डेट लिखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ दें। यहाँ पर जब आप लाइन छोड़ देंगे तो एग्जैक्टली आपका सेंडर एड्रेस भी विजिबल होगा और फिर उसके बाद में डेट भी विजिबल होगी क्लियरली। उसके बाद दोबारा से जब आप रिसीवर का एड्रेस लिखें तो यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखते समय भी आप एक लाइन छोड़ दें और फिर इसके बाद जो आपका रिसीवर का एड्रेस है वो पूरा एक साथ लिख दें। एक चीज और, जब आप एड्रेस लिखते हैं तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एड्रेस में आप प्लेसेस के नाम लिखते हैं तो प्लेसेस के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। जैसे बसंत बिहार, तो बसंत में बी कैपिटल आ जाएगा और बिहार में वी कैपिटल आ जाएगा, राइट। और दूसरी चीज, जब आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जो हाउस नंबर के बाद कॉलोनी का नाम लिखा है इन दोनों के बीच में कॉमा लगाया है। कई बार होता है, मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की है कि कई बार स्टूडेंट्स एड्रेस लिख देते हैं लेकिन जो यूनिट्स होती हैं जैसे हाउस नंबर के बाद में जब आप कॉलोनी का नाम लिखते हैं तो इन दोनों को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स को लीड करता है। इससे समझ में आता है कि आप पंक्चुएशंस को यूज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट बेसिकली सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक डेजिग्नेटरी जब किसी लेटर को रीड करता है तो सबसे पहले वो आपने लेटर में क्या लिखा है वो रीड नहीं करेगा। सबसे पहले उसका ध्यान जाता है आपके सब्जेक्ट की ओर कि ये लेटर किस लिए लिखा गया है या फिर इस लेटर को लिखने की वजह क्या है। तो आपको जो सब्जेक्ट लिखना है ध्यान रखना हमेशा ये बहुत ही अधिक कंसाइज होना चाहिए और बहुत ही अधिक एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत ही अधिक रिलीवेंट होना चाहिए। जो कुछ भी आप यहाँ पर लेटर की बॉडी में केस या फिर इशू हाईलाइट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में मैंने लिखा है टू सीक एक्शंस ऑन द वायलेशन ऑफ कोविड-19 गाइडलाइंस, मतलब जो कोविड-19 गाइडलाइंस के वायलेशंस हैं उन पर हम एक्शंस चाहते हैं, राइट। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आपने कई बार नोटिस की होगी, जैसे हालांकि यहाँ पर मेरे पास बोर्ड पर तो काफी जगह है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन लिख दी और मुझे लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हो सकता है कि आपकी कॉपी में उतना अधिक स्पेस ना हो और आपको लाइन चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। जैसे आपने लिखा टू सीक एक्शंस ऑन दी वायलेशन ऑफ कोविड-19, अब यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो जाती है। तो गाइडलाइंस जब आप लिखेंगे, मतलब जब सब्जेक्ट कोई दूसरी लाइन में लिखेंगे तो कई बार स्टूडेंट एकदम शुरुआत से बिगिनिंग कर देते हैं। शुरुआत से बिगिनिंग ना करके आपने जहां पर टू लिखा है इसी के बिल्कुल जस्ट नीचे यहां से स्टार्ट कीजिए, राइट। तो उससे एग्जैक्टली क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपने एक से अधिक लाइन में लिखा है तो जब आप लाइन चेंज करेंगे तो उसकी बिगिनिंग एग्जैक्टली टू के जस्ट नीचे से होनी चाहिए, या फिर जहां पर भी आपने सब्जेक्ट का कंटेंट लिखा है उसके जस्ट नीचे से होनी चाहिए, एकदम इस तरफ से नहीं, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स इसको लेकर के। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने के बाद में फिर दोबारा से यहाँ पर लाइन छोड़ दें।
देखो जहां जहां पर मैं ये एरो का निशान लगा रहा हूं, राइट, जहां पर भी मैंने एरो मार्क किए हैं उन एरो का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है, राइट, एक लाइन का आपको स्पेस रखना है। तो सब्जेक्ट के बाद में दोबारा से आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर डियर सर या फिर डियर मैम लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन, राइट। अब सैल्यूटेशन में आप डियर सर लिख सकते हैं या फिर डियर मैम लिख सकते हैं। यहां पर एक चीज और याद रखिए ना, कि जैसे कई बार मैंने नोटिस किया है मैम की जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है दैट इज MA'Am, इसे आप लिखें, क्योंकि फॉर्मल जो टर्म है दैट इज MA'Am, इसी को मैम कहा जाता है। कई बार बच्चे क्या काम करते हैं कि मैडम लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। देखो छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं और हमसे ये गलतियां अनजाने में होती हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की गलतियां कोई बताता नहीं है। याद रखना, खासतौर से अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो इस प्रकार की गलतियों को समझें। जैसे हमारे यहाँ पर जब हम किसी भी एक लेडी को बुलाते हैं तो हम उसे जनरली फॉर्मल टर्म में या फिर फॉर्मल रिलेशंस में या फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम उसे मैम कहते हैं, राइट, मैम कहते हैं। लेकिन कई बार हम मैम की जगह मैडम भी कह देते हैं, राइट। और मैडम का बेसिकली हमारे लिए अगर मैं कहूँ तो एक रिस्पेक्टिव पर्सन मीनिंग होता है इंडियन कंटेक्स्ट में कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए। लेकिन इसका अगर आप वास्तव में लिटरेरी मीनिंग निकालें तो मैडम को, ये जो मैडम वर्ड है वो वेस्टर्न सोसाइटी में एक ऐसी लेडी को यूज किया जाता है जो कि किसी प्रकार की एडल्ट्री प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जो एक प्रकार से प्रोस्टिट्यूट हो, राइट, जिसे हम हिंदी में वेश्या कहते हैं। तो मैडम का मतलब तो एक वेश्या हो गया। आप सोचें, आप किसी भी एक यहाँ पर किसी भी एक फॉर्मल लेटर में आप किसी को जब सैल्यूटेशन लिख रहे हैं और उसमें आप मैडम लिखें जिसका अर्थ वेश्या होता है, हालांकि हमारे यहाँ पर इसे नेगेटिवली कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप वास्तव में लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगर आप वास्तव में इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग अगर पता हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप मैडम यूज ना करें, मैडम यूज करने की बजाय आप मैम यूज करें। और मैम की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो है MA'Am, राइट। आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक चीज और भी याद रखें, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं कि जैसे अगर आप किसी एक व्यक्ति को लेटर लिख रहे हैं और आपको अगर उसका जेंडर नहीं पता है कि वो मेल मेंबर है या फिर फीमेल मेंबर है, तो स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो जनरली क्या काम करते हैं, यहाँ पर डियर सर और फिर ऑब्लिक लगाने के बाद मैम लिख देते हैं और उसके बाद कॉमा लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इस प्रकार की चीजें ना करें। अगर आपको जेंडर नहीं पता है तो आप जनरली यहाँ पर डियर सर लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये चीज ना कहें कि मैं एक प्रकार से यहाँ पर मेल मेंबर्स को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। यहाँ पर जो जर्नली कंसेप्शन है, जर्नली हम यूज करते हैं। हालांकि अगर आप श्योर नहीं है तो डियर मैम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक को ही लिखें। ऐसा नहीं कि आपने डियर सर और फिर ऑब्लिक लगा करके मैम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि कुछ लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं आपके श्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल मेंबर को लेटर लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस पर्सन को जानते हैं। जैसे अगर आप एक प्लेस पर रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है या फिर आपके जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, राइट। और अगर आपको उसके बारे में पता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसका जेंडर भी पता होगा। तो यहाँ पर आप डियर सर या फिर डियर मैम उसी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो आप फिर दोनों में से किसी एक को यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आपको लिखना होता है लेटर की बॉडी, राइट। तो यहाँ पर लेटर की बॉडी अगर मैं कहूँ तो देखो जहां पर ये मैंने मार्क किया है इतना पार्ट आपका लेटर की बॉडी है। अब लेटर की बॉडी में देखो मैंने क्या क्या लिखा है, वो चीज सबसे पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया है। यहाँ पर मैंने बिगिनिंग की है रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, सम्मान पूर्वक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवर्ड्स बसंत विहार लोकेलिटी, बसंत विहार
लोकेलिटी की ओर वेयर सोसाइटी मेंबर्स आर नॉट फॉलोइंग कोविड-19 गाइडलाइंस, जहां पर सोसाइटी मेंबर कोविड-19 गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एज मेंबर्स आर नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। रोमिंग आउटसाइड विदाउट एनी असेंशियल नीड, किसी एक असेंशियल नीड के बिना भी वो बाहर घूम रहे हैं। और इसी प्रकार से और भी चीजें हैं जो कि मैंने ETC लिख करके कंक्लूड कर दी हैं। तो मतलब यहाँ पर आप इसी प्रकार के और भी 2-4 पॉइंट अगर लिखना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। विच में लीड टू द राइज इन कोविड-19 केसेस, जो कि कोविड-19 केसेस में राइज को लीड कर सकता है, राइट। मतलब इसकी वजह से कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। एंड हैव टू फेस डायर कंसिक्वेंसेस ऑफ इट, और इसके जो घातक परिणाम है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये से कंक्लूड कर दिया। इसके बाद में फिर मैंने लाइन चेंज की है, तो यहाँ पर लाइन छोड़ी नहीं है, मतलब स्पेस नहीं दिया है, केवल लाइन को चेंज किया है। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, इसलिए ये मेरी आपसे विनम्र विनती है या फिर नम्र निवेदन है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शंस लें इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में। एंड ऑल्सो हेल्प अस इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग मेंबर्स इन ऑर्डर टू कर्ब दिस एपिडेमिक। और साथ ही साथ हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी मदद करें अवेयरनेस स्प्रेड करने में, मतलब जागरूकता फैलाने में हमारी मदद करें सोसाइटी मेंबर्स के बीच में, ताकि हम इस एपिडेमिक को कर्ब कर सकें या फिर रोक सकें, राइट। तो यहाँ पर हमने बॉडी लिख ली। अब देखो, बॉडी में बेसिकली 3 चीजें मैंडेटरी होती हैं लिखनी। सबसे पहले बॉडी में हम पार्ट लिखते हैं इंट्रोडक्शन का, और इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप अपने बारे में डिफाइन कर सकते हो, या फिर अपने जो प्रॉब्लम है या फिर अपना जो इशू है या फिर आप जो चाह रहे हैं उसका एक बेसिक इंट्रो दे सकते हो कि आप किस पर्टिकुलर पर्पज से ये लेटर लिख रहे हैं। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि हम आपका ध्यान बसंत विहार लोकेलिटी की ओर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम कहाँ के मेंबर हैं, बसंत विहार लोकेलिटी की। और ये बसंत विहार लोकेलिटी कहाँ पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में, राइट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में दूसरी चीज आपको लिखनी होती है, जो कुछ भी आप यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे हो उसे फिर आगे इलेबोरेट करो कि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली क्या समस्या है, क्यों समस्या है, और वो किस प्रकार से बढ़ रही है, या फिर इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्यों वो समस्या आप फेस कर रहे हैं। इन सभी चीजों को आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जब ये दोनों चीजें लिख दिए, मतलब जब आप अपने इशू को इंट्रोड्यूस कर दो और उसे आगे अधिक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दें या फिर इलैबोरेट करने के बाद सबसे लास्ट में आपको लिखना होता है बॉडी में कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आपने अगर ये लेटर लिखा है तो आप फाइनली चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करे। तो उसके लिए हमने लिखा है, देखो इसे कंक्लूड किया है। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी ये विनम्र विनती है, यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, इसलिए मेरी ये विनम्र विनती है आपसे कि आप इस संदर्भ में स्ट्रिक्ट एक्शन लें, राइट। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे कि आप इस पर्टिकुलर संदर्भ में स्ट्रिक्ट एक्शंस लें और हमारी मदद करें अवेयरनेस स्प्रेड करने में, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। तो ये यहाँ पर हमने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी। तो देखो, जो लेटर की बॉडी होती है उसमें बेसिकली मैंने 3 पार्ट बताया आपको। पहला, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप अपने बारे में एक बेसिक सा या फिर इनडायरेक्ट रेफरेंस दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी क्या समस्या है उसे भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अपनी प्रॉब्लम को या फिर अपने इशू को डिस्क्राइब करेंगे, और इस डिस्क्रिप्शन में आप ये बताएंगे कि एग्जैक्टली आप क्या समस्या फेस कर रहे हैं, उस समस्या को फेस कर क्यों रहे हैं, या फिर उस समस्या का निजात किस प्रकार से होगा, वो क्यों फैल रही है, या फिर इसके रीजन क्या है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको इसी पर्टिकुलर समस्या के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन या फिर कंक्लूजन लिखना होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको अपना कंक्लूजन लिखना होता है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो लेटर की बॉडी में ये 3 पार्ट अवश्य होने चाहिए।
और एक और बस मैं आपको चीज़ कहूँगा कि भले ही आप 11th 12th के स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, भले ही बीकॉम में हो या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में आपने एडमिशन लिया है या फिर बीए में पढ़ रहे हैं या फिर और अदर किसी कोर्स में आपको लेटर राइटिंग की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर जब आप बॉडी लिखेंगे, राइट, मतलब 11th या फिर उससे अबव के जितने भी क्लासेस हैं या फिर जितने भी कोर्सेस होते हैं, अगर आप लेटर की बॉडी लिख रहे हैं तो मिनिमम 2 पैराग्राफ लिखें और मैक्सिमम आप 4 पैराग्राफ लिखें अगर आप एकेडमिक वे में लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो, राइट। खासतौर से अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप मिनिमम यहाँ पर 2 पैराग्राफ लिखिए और मैक्सिमम 4 पैराग्राफ लिखिए, राइट। इसके बाद में जब आप बॉडी लिख लें तो फिर बॉडी लिखने के बाद में यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है और लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पर फिर आप किसी प्रकार के जो थैंकिंग वर्ड्स होते हैं आप उन्हें लिख सकते हैं या फिर अगर किसी प्रकार का कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्ट हैं या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है थैंकिंग यू, तो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, एक तो आपका थैंकिंग यू और दूसरा लिखते हैं थैंक यू, राइट, या फिर थैंक्स भी लिख देते हैं हम, राइट। या तो आप थैंक्स लिखें और या फिर थैंक यू लिखें, दोनों ही चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इनमें उन्होंने डिफरेंस बताते हुए कहा कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेटर लिख रहे हैं और आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप प्रीफर करें थैंक यू लिखें, और जब आपके द्वारा कम्युनिकेशन होने पर कुछ एक्शंस लिए जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर यहाँ पर आप थैंक यू लिख सकते हैं, राइट। तो जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है आप प्रीफर करें थैंक यू की जगह थैंकिंग यू लिखें, राइट। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका अगला पॉइंट होता है सब्सक्रिप्शन, राइट। इस पार्ट को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन, जिसमें अगर आप कोई भी एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप हमेशा प्रीफर कीजिए यहाँ पर योर्स फेथफुली लिखें। अब देखो यहाँ पर भी एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली जब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में तो योर्स को वो क्या काम करते हैं, योर लिखने के बाद में यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं जो कि गलत है, राइट। अगर आप देखें, जैसे मैं अगर आपको कहूं तो यू आपका सब्जेक्टिव केस होता है, राइट। इसके बाद में यहां पर अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो यू का एडजेक्टिव हो जाता है योर और इसका पजेसिव केस हो जाता है योर्स, राइट। और ऑब्जेक्टिव केस में दोबारा से ये यू लिखा जाता है। तो हमें यहां पर एडजेक्टिव के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगानी है, हमें यहां पर पजेसिव केस यूज करना है, राइट, ध्यान रखिएगा। जैसे आई का पजेसिव केस हो जाता है माइन, इसके अलावा सी का हो जाता है हर्स, दे का हो जाता है देयर्स, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको योर्स लिखना है और इसमें वाई कैपिटल रहेगा, फिर ओ यू आर एस और इसमें कोई भी अपॉस्ट्रोफी नहीं रहेगी, ध्यान रखना इस चीज को। और उसके बाद में जब आप ये सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं तो इसमें प्रीफर करें कि अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली लिखें, जो कि सबसे अधिक सुइटेबल कंसीडर किया जाता है। इसके बाद में सबसे लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर देना होता है। तो सिग्नेचर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप ऐसे कुछ भी लिखें, राइट। हालांकि सिग्नेचर का मतलब जनरली स्टूडेंट्स का होता है कि जो आप साइन करते हैं वो, लेकिन यहाँ पर लेटर राइटिंग में जो एलिमेंट है सिग्नेचर का, उसका मतलब है कि आप हो कौन, आप अपना नाम लिखें या फिर अपने बारे में डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पर आप अपने नाम को लिख सकते हैं जो कि सिग्नेचर का पार्ट कहलाता है। तो ये बेसिकली एक लेटर को लिखते समय आपको चीजें ध्यान देनी होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और अक्सर गलतियां भी हो जाती हैं इसी वजह से। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर आपको क्वेश्चन में चीज़ें दी गई हैं, जैसे क्वेश्चन में ही आपको सेंडर का एड्रेस दिया गया है, पूरा क्वेश्चन में ही आपको पूरा का पूरा रिसीवर का एड्रेस दिया गया है। क्वेश्चन में ही कई बार क्या होता है, खासतौर से 12th क्लास में, ग्रेजुएशन या फिर जो डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनके सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जब लेटर राइटिंग करवाई जाती है तो क्वेश्चन को ही अब इतना अधिक इलेबोरेट कर दिया जाता है कि उसका ज़्यादातर पार्ट
आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है, राइट। मतलब अगर आप क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ लेते हैं तो आपको बॉडी लिखने में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट आपको क्वेश्चन से ही अडॉप्ट करना होता है, राइट। और अगर क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ चीज़ें दी गई होंगी और कुछ चीज़ें आपको बना करके लिखनी होंगी। तो जब भी आप इस प्रकार से क्वेश्चन पाते हैं जहाँ पर आपको चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो वहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करें और थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग रखें। जैसे अगर मैं कहूँ पेमेंट के लिए अगर कोई ऑर्डर आता है या फिर ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आप शॉपिंग करेंगे उसकी जो पेमेंट करेंगे वो अपने नियर बाई शॉप को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि नियर बाई शॉप से क्या होता है, जल्दी डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ पर जो सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस होता है उसे आप कम से कम जो सिटी है या फिर जो स्टेट है वो कॉमन रखें, वो प्रीफरेबल होता है, राइट। हालांकि अगर आप अलग अलग रखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन होती है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे ही एक एग्जामिनर को पता लगता है कि एक स्टूडेंट को लैंग्वेज की कितनी कमांड है, राइट। मतलब आपको एक लैंग्वेज पे कितनी अच्छी कमांड है या फिर कितनी अच्छी ग्रास्प है, कितनी अच्छे से आपको लैंग्वेज आती है, वो छोटी छोटी चीज़ों से पता लगता है। कोशिश करें कि इसमें जब भी आप बॉडी लिख रहे हैं लेटर की, तो किसी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, और अगर आप कोई भी प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो उसका पहला जो लेटर लिखें वो कैपिटल हो, इस प्रकार के ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी पंक्चुएशंस यूज होते हैं, पंक्चुएशंस को स्पेशली यूज कीजिए, खासतौर से लेटर राइटिंग में अगर कहूँ तो जब भी कोई सेंटेंस एंड करें तो फुल स्टॉप लगाएं। इसके अलावा अगर आप एड्रेस लिख रहे हैं या फिर जब सैल्यूटेशन लिखते हैं तो उसके बाद में भी यहाँ पर आप कॉमा लगाएं, या फिर जैसे ये मैंने यूपी लिखा है तो इसमें इनिशियल्स को यूज किया है। तो इस प्रकार की चीजें आप ध्यान रखें ताकि ग्रामेटिकली भी आपका लेटर करेक्ट हो, और इसके अलावा फॉर्मेट में लिखें। जैसे अभी मैंने जो ये लेटर लिखा है अगर आप देखें तो देखो आपकी कॉपी में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई होती है, राइट, और इसी लाइन के बिल्कुल पास से आपको हर एक चीज को स्टार्ट करना है। देखें जैसे यहाँ पर मैंने सेंडर का एड्रेस एकदम यहाँ से ही स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद में डेट भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए, रिसीवर का एड्रेस भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा है और बाकी की चीजें भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखी हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जब मैं लेटर की बॉडी लिख रहा था तो जब मेरा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ तो सेकंड पैराग्राफ की बिगिनिंग मैंने इसके नीचे यहाँ से नहीं की, बल्कि सेकंड पैराग्राफ की बिगिनिंग एकदम लेफ्ट साइड से की है। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये मॉडर्न फॉर्मेट कहलाता है। अगर आप जैसे मान लें कि कई बार आपने जैसे हिंदी में देखा होगा या फिर इंग्लिश में ही कई बार क्या होता है कि हम कुछ पार्ट इधर लिखते हैं और कुछ पार्ट उधर लिखते हैं, मतलब कुछ चीजें या फिर कुछ एलिमेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और कुछ चीजें या फिर कुछ एलिमेंट्स को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और जब लाइन चेंज करते हैं तो लाइन के आगे से चेंज करते हैं। मतलब जैसे अगर यहाँ पर मेरी लाइन खत्म हो रही है तो जो नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग होगी फिर वो यहाँ से होगी, राइट, शुरुआत से ना बिगिन करके मैं यहाँ से करूंगा। तो इस प्रकार से अगर आप फॉलो करते हैं तो वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट कहलाएगा, राइट। हालांकि गलत कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमेशा प्रीफर कीजिए कि आप मॉडर्न फॉर्मेट को फॉलो करें, क्योंकि जैसे अगर आप में से कोई भी एक स्टूडेंट जिसने सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है तो उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा सीबीएसई 11th क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास या 12th क्लासेस में जब किसी भी प्रकार के नोटिस राइटिंग के लिए क्वेश्चन बनाती है या फिर लेटर राइटिंग हो, नोट मेकिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर और इस प्रकार का जो राइटिंग सेक्शन का पार्ट होता है उसमें वो एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट भी करती है कि जो भी पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको प्रेस्क्राइब किए गए हैं आप उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करें, राइट, क्योंकि वो अप टू डेट फॉर्मेट होते हैं। तो मैं भी यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेटर राइटिंग में मॉडर्न फॉर्मेट को ही फॉलो करें जिसमें हर एक चीज को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स अवश्य शेयर कीजिए, वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपके क्लास में या फिर आपकी फ्रेंडशिप में, आपके फ्रेंडहुड में जितने भी मेंबर्स हैं या फिर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ भी उन सभी स्टूडेंट्स का या फिर उन सभी क्लासमेट, उन सभी फ्रेंड्स का भी कहीं ना कहीं भला हो सके, उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आ सकें। मेरी ओर से कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं आपको इस प्रकार का कंटेंट
प्रोवाइड करता रहूं। साथ ही साथ अवश्य कहूँगा कि अगर आप में से किसी ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसकी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।